हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरसीपी हरियाणा में। जैसा कि हमने घोषित किया था कि एसएससी सीजीएल मेंस को लेकर 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन इस चैनल पे अपलोड करूंगा, तो उसके लिए मैं आज सबसे पहला सेट लेकर आज सबके सामने हूं। तो सबसे पहला सवाल जो आज का है कि विच ब्रिटिश गवर्नर इंडेड द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था उसे किसने ख़त्म किया था? तो उसे जो ख़त्म किया था वो गवर्नर जनरल था, वैरन हेस्टिंग्स था। कौन था? तो वैरन हेस्टिंग्स था। इसी ने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बंगाल से ख़त्म किया था। तो इसका आंसर है डुअल गवर्नमेंट का कौन है? वैरन हेस्टिंग्स। तो नेक्स्ट, और इससे स्टार्ट जो किया था परहैप्स आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव इसे स्टार्ट किया था और वैरन हेस्टिंग्स ने इसे ख़त्म किया था। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आ रहा है, नेक्स्ट सवाल है कि इन विच टाउन द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसके थ्रू जो है भारत में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट जो है कहाँ पे बनाया गया था? तो भारत का सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट जो है मद्रास में बनाया, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, बिग मिस्टेक, ये पहला कलकत्ता में बनाया गया था। पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाया गया था? तो पहला सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में बनाया गया था। और इसके जो जज थे, इसके जज तो जो थे, इसके जज कौन थे? इसके जज जो थे सर एलिजाह एम्पे थे, है ना। तो इसके जो जज थे वो थे सर एलिजाह एम्पे। इसके पहले जज, ये तीन जज का पैनल था जिसमें सर एलिजाह एम्पे को जो है ये बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया गया था, वो थे सर एलिजाह एम्पे। और पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था ये कलकत्ता में बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है कि लॉर्ड डलहौजी द गवर्नर जनरल, भारत का जो एक गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, उसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी पर्टेनिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक ये पॉलिसी लाया गया था। उस पॉलिसी को क्या कहा गया था? तो उस पॉलिसी को, ये फेमस पॉलिसी है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा गया था। तो इस सवाल का आंसर क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में अगर हम कुछ जानें तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही रेलवे वगैरह का भी मतलब ये हुआ था, आगमन किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। फिर तार भेजना ये सब भी इसी के समय में स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही। तो हम याद रखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए एक पॉलिसी लाया गया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स होता क्या था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ऐसा होता था कि जिस भी किंगडम के पास अपना मतलब नेक्स्ट मतलब हायर नहीं है, उनके पास मतलब उत्तराधिकारी उनका खुद का नहीं है, तो वो क्या करता था, उसके राज्य को जो है अपने राज्य मतलब ब्रिटिश शासन के अंदर उसे ले लेता था। तो यही था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो जिसे मतलब हड़प नीति कहते हैं, राज्य हड़प नीति, वही होता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। भारतीय राज्य का, किसी भी राज्य का सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ये सुचेता कृपलानी थी, जो कि पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी थी। और ये जो थी चीफ मिनिस्टर कहाँ की बनी थी? ये जो चीफ मिनिस्टर बनी थी ये यूपी की बनी थी। तो आप इससे भी याद रखना। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के विषय में इन निम्न में से दिए जितना भी स्टेटमेंट दिया गया कौन सा सही नहीं है? जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि हर्षवर्धन रूल्ड नियरली अबाउट 1400 ईयर्स एगो, तो ये तो सही आंसर है। फिर वेनसांग स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एट द हर्षाज कोर्ट, सही है। अब इसमें से गलत की बात कर रहा है। फिर है कि हर्षवर्धन कोर्ट पोएट वाज हरिसेन। हरिसेन हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट नहीं था, यही गलत है। हर्षचरिता इज ए बायोग्राफी रिटन ऑन हर्षवर्धन, ये भी सही है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन सी जो है, हर्षवर्धन के पोर्ट पोएट कौन, ये हरिसेन नहीं थे। तो हरिसेन किसके थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के पोर्ट पोएट थे। इन्होंने ही ये समुद्रगुप्त के विषय में उनके ऊपर लिखा था। जो फेमस एक क्वेश्चन हरिसेन के विषय में पूछा जाता है, एग्जैक्ट मैं हिट नहीं कर पा रहा हूँ,
बट ये हरिसेन ने ही समुद्रगुप्त के विषय में लिखा था, और वो एक्चुअली विजय गाथा होता था वो जो हरिसेन समुद्रगुप्त के विषय में लिखा करते थे। तो ये ऑप्शन गलत है कि हरिसेन हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट नहीं थे। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, हु हैज़ द पावर टू एबॉलिश और क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। किसको यह पावर होता है कि एक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर दें। तो ये तो पावर किसी के पास हो ना हो, ये पावर किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है। तो ये सवाल आप याद रखना। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ऑफ इंडिया वाज हेडेड बाय। पहला जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ऑफ इंडिया हेडेड मतलब जो बनाया गया था उसको हेडेड कौन कर रहे थे, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो उसका नेतृत्व जो कर रहे थे ये काका कालेकर। ये लगभग 1953 के आसपास में इस चीज़ का बनाया गया था। 1953 के आसपास में जो है प्रेसिडेंशियल रूल के थ्रू जो बनाया गया था, और इसमें जो है इन्हीं को हेडेड करने के लिए दिया गया था, नेतृत्व करने के लिए किनको दिया गया था, काका कालेकर को दिया गया था। लगभग 1953, आप डेट एक बार चेक कर लेना, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 1953 ही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने जो है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव द नल्ला माला रेंज ऑफ फॉरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। नल्ला माला रेंज जो है ये किस स्टेट में, मतलब स्टेट ऑफ इंडिया हैव द नल्ला माला रेंज ऑफ फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट का मतलब है किस स्टेट में पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, और ये नियरली मतलब ये एक्चुअली जो वैली है ना, वैली ऑफ ईस्टर्न घाट के ही करीब में पड़ता है। ठीक है ना, वैली ऑफ ईस्टर्न घाट के करीब में ही ये पड़ता है। नल्ला माला रेंज ऑफ फॉरेस्ट कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाई डज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे ही ग्रुप के ग्रुप में आना ये करता है, जैसे ग्रुप के में हम आगे करना डिक्रीज करना शुरू करते हैं, तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या होता है, वो किस कारण से होता है। तो ये है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस जो बीच का होता है, सपोज दैट अगर इसे हम माने, तो ये न्यूक्लियस क्या होता है, ये बीच में होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज क्या, इसे हम बैलेंस मतलब आउटर मोस्ट सेल कौन सा होता है, आउटर मोस्ट सेल जो होता है ये सबसे बाहरी क्षेत्र जो होता है वो आउटर मोस्ट सेल होता है। ठीक है ना, तो ये तो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होता है उस पर क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है कम होना शुरू होता है, मतलब एक्सपीरियंस होना कम शुरू होता है। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है जो सबसे बाहरी कक्ष में है वो न्यूक्लियस से बहुत ही दूर हो जाता है, इस कारण से वो न्यूक्लियर चार्ज कम ये करना शुरू करता है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि हु रोट द प्ले मृच्छकटिका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये अभी कुछ दिन पहले सीडीएस में ये सवाल भी पूछा गया था। सीडीएस 2023 में जो अभी नियरली लगभग अप्रैल वगैरह मंथ में जो हुआ है उसमें भी ये पूछा गया था कि मृच्छकटिका एक जो नाटक है, ड्रामा है, वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो मृच्छकटिका जो है शूद्रक का रचना है। ठीक है, मृच्छकटिका द लिटिल क्ले कार्ट, इसमें जो है मिट्टी का खिलौना गाड़ी। एक्चुअली इसका मीनिंग भी पूछ लेता है कि मृच्छकटिका का मतलब क्या होता है। तो मृच्छकटिका का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना गाड़ी। तो इसको लिखा किसने था, तो ये शूद्रक नाम के एक राइटर थे, उन्होंने ही लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, एट वन स्टेज इन द वैदिक एज द किंग वाज कॉल्ड गोपति विच मींट। गोपति जो है वैदिक एज में जो है गोपति कहा जाता था किंग को। वो क्यों कहा जाता था, उसका मतलब क्या होता था, तो लॉर्ड ऑफ केटल होता था। उसका मतलब क्या होता था, लॉर्ड ऑफ केटल। जो जानवर होते थे उसका लॉर्ड माना जाता था, किसे, तो किंग को कहा जाता था, जो कि वर्ड इनके लिए आता है, गोपति वर्ड आता है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, द रिफ्लेक्शन ऑन अ बाथरूम मिरर द लेक एंड द ग्लेयर ऑन अ पेयर ऑफ ग्लासेस आर काउज्ड बाय विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। वो किस तरह का रिफ्लेक्शन होता है जो बाथरूम मिरर ये सब में होता है, तो वो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है। कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, वो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है ना, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन एक्चुअली जो स्मूथ सरफेस से जो है ना लाइट ये रिफ्लेक्ट होता है ना, उस तरह के रिफ्लेक्शन को स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, द नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज
जो कि MSME होता है, इसका मीटिंग जो है कितने समय के बाद, कितने मंथ के बाद, या फिर कितने समय, मतलब एक साल में कितने मंथ के बाद ये होता है, तो ये 6 मंथ के बाद होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, इन एन इकोनॉमी फिशरीज आर अ पार्ट ऑफ डैश। हमारा जो इकोनॉमी है, भारत का जो अर्थव्यवस्था है, उसमें फिशरी को किस तरह के सेक्टर में रखा गया है, तो इसको जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर में रखा गया है फिशरीज को, ठीक है ना। ये प्राइमरी सेक्टर है फिशरीज, ठीक है। तो फिशरीज को कहाँ रखा गया है, तो फिशरीज को, तो इस सवाल का आंसर क्या है, तो इस सवाल का आंसर जो है प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है ना, कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही फिशरीज आता है। कितने तरह का सेक्टर मेनली है, मेनली 3 तरह का होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। एक क्वार्टरनरी सेक्टर भी आता है जिसके अंदर IT वगैरह का चर्चा होता है। तो 4 सेक्टर को हम मेनली हम याद रख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर जहाँ पर हम रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं, मतलब जो मेन सोर्स होता है, और सेकेंडरी सेक्टर में जो होता है रॉ मटेरियल को तैयार किया जाता है, मतलब जो तैयार उससे सामान का। तो टर्शियरी सेक्टर जो होता है उन सारी चीज़ों को होल्ड अप करता है, ठीक है ना, होल्ड करता है उस सारे सामान को, उन सारे कार्यों को होल्ड, लाइक जैसे टर्शियरी सेक्टर में बैंकिंग फलना चिलना, ये सब जो है उससे रिलेटेड जो होता है वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। और जो एक क्वार्टरनरी सेक्टर चौथा आता है, तो क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर कौन सा आता है, लाइक IT हो गया है, ये सब किसके अंदर आता है, तो ये क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर आता है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल जो है डिफाइन किसने किया था, डिस्क्राइब किसने किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो ये थे KC वियर थे। कौन थे, KC वियर जो थे क्वासी फेडरल कहा था। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक। पीकॉक का जो मोर का है, मोर का साइंटिफिक नेम क्या है, तो मोर का साइंटिफिक नेम है पैबोक्रिस्टेटस। पैबोक्रिस्टेटस जो है इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि साल्ट पीटर इज अनदर नेम फॉर डैश। साल्ट पीटर जो है किसका दूसरा नाम है, तो साल्ट पीटर जो है ये पोटासियम नाइट्रेट का दूसरा नाम क्या है, साल्ट पीटर, ठीक है। तो इस सवाल को भी आप याद रखो। क्योंकि ये सवाल एक्चुअली कंपाउंड एंड नेम्स में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी काल, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को शामिल किया था। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793। 1793 में जो है परमानेंट सेटलमेंट किया गया था, तो उसमें जो था ये कॉर्नवालिस था। कौन था, कॉर्नवालिस, ठीक है। चार्ल्स कॉर्नवालिस जो था उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल था। 1700, इस चीज़ को भी आप याद रखना कि 1793 में क्या लागू किया गया था, परमानेंट सेटलमेंट किया गया था, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त। नेक्स्ट सवाल है कि आफ्टर विच बैटल डिड ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट अपॉइंटिंग द रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट। मतलब इंडियन स्टेट में जो है अपना वर्चस्व, मतलब अपने स्टेट में एक्चुअली रेसिडेंट मतलब रहना, मतलब वर्चस्व अपना बनाना शुरू कर दिया था। ये किस लड़ाई के बाद, तो ये बैटल ऑफ बक्सर था, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर बी याद रखना कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ वर्चस्व होना शुरू हो गया था। 1964 बैटल ऑफ बक्सर है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये सब तो ये बहुत ही बाद में आके हुआ था। फिर बैटल ऑफ प्लासी 1757 का, और बैटल ऑफ हल्दी घाटी 76 का है, 1876 का। नेक्स्ट सवाल है, द सुंदरबन डेल्टा इज क्रिएटेड बाय द डैश रिवर। सुंदरबन डेल्टा जो कि बंगाल कोलकाता रीजन में है, बंगाल रीजन में है, तो ये किस नदी डेल्टा के द्वारा मतलब ये किया जाता है, तो ये गंगा गोदावरी के द्वारा, गंगा ब्रह्मपुत्रा के द्वारा किया जाता है। तो आप इसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। बैडमिंटन से कौन सा खिलाड़ी एसोसिएटेड है, तो के श्रीकांत का नाम आपने सुना होगा। ये बहुत ही फेमस इंडियन शटलर है जो बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है ना, के श्रीकांत, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय समाज। आत्मीय समाज का फाउंडर कौन थे, तो ये थे राजा राम मोहन राय। तो इसे याद रखेंगे, 1815 के करीब में इन्होंने आत्मीय समाज का गठन किया था, तो इसे याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शेल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर एक स्टेट के लिए गवर्नर होगा, ये भारत के कौन से आर्टिकल में होता है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आर्टिकल 153 है, जिसमें यह कहा गया है कि इंडिया प्रोवाइड्स देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये किस देश के बीच में आता है। इफेक्टिव बॉर्डर जो इंडिया और चाइना के बीच में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में है। और रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में आता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है और आज का अंतिम सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या और करेक्ट।
निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट? तो इसमें जो है पहला है कि अर्थ हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल प्लैनेट। अर्थ का जो है डेंसिटी सबसे कम है। एक्चुअली यही सेम डिट्टो ये लाइन जो है सीडीएस 2023 में पूछा गया था कि अर्थ का डेंसिटी सब मतलब किस प्लैनेट का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये पहला स्टेटमेंट आज हमारा गलत है कि अर्थ का डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मार्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लानट। टेरेस्ट्रियल प्लानट का ये एक एग्जाम्पल है, ये सही है कि दो तरह के प्लानट होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल प्लानट होते हैं और एक जोवियन प्लानट होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लानट वैसे होते हैं जो अर्थ के जैसे होते हैं और जोवियन प्लानट वैसे होते हैं जो जुपिटर के जैसे होते हैं। ठीक है, उनके और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इसमें है कि मार्स और ये मार्स तक जितने भी मतलब जुपिटर सहित जुपिटर के बाद जितने भी प्लानट आते हैं वो जोवियन प्लानट कहलाते हैं और मार्स से लेके मर्क्यूरी तक, मर्क्यूरी से लेके मार्स तक ये टेरेस्ट्रियल प्लानट कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है मतलब इस नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि यूरेनस एंड वेनस रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 3 स्टेटमेंट जो है सही है, 2 और 3। तो इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है ये गलत कोड कर दिया गया है इसमें से, आई एम वेरी सॉरी। तो इसमें जो है ये कोडिंग इसका गलत कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप सुधार लेना। इसमें पहला अर्थ का लोएस्ट डेंसिटी नहीं है, अर्थ का सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है। मार्स एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल प्लानट का, मार्स टेरेस्ट्रियल प्लानट का एक एग्जाम्पल है, तो ये सही है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इसका राइट मतलब ये जो है पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट मार्स टेरेस्ट्रियल प्लानट ये सही है और यूरेनस और वेनस दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। बाकी जितने भी प्लानट है सभी वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन 2 और 3 करके नहीं कोई भी ऑप्शन दिया गया है। तो ये हमारा सबसे पहले ये कोडिंग गलत है, ये कोड पे मत ध्यान देना। तो ये दोनों जो है सही है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इस चीज़ से आप याद रखो। तो ये थे हमारे आज के 25 सवाल। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहते हैं टिल सीजीएल मेंस के, तो इसी तरह के तब तक सेट्स आते रहेंगे जब तक सीजीएल मेंस का नहीं हो जाता। और ये प्रत्येक दिन ये 25 सवाल आएगा और लास्ट में हम करंट अफेयर भी अपलोड करेंगे। तो कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सवाल जो एसएससी सीजीएल मेंस में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से अगर हम हमारे सीरीज में रहते हैं तो यू कैन डू बेटर। बाकी आप खुद भी अपना देख सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जय हिंद।